आज के इस कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम लोगों के बीच हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री एल वेंकटेश्वरलू साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक जी, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, गोस्वामी जी, प्राचार्य जी, सभी अतिथिगण एवं यहाँ पर उपस्थित आरसी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज के प्राचार्य, अध्यापिकाएं, यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थीगण जितने भी हैं और साथी अधिकारीगण, अतिथिगण, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले तो सर का बहुत हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि विशेष करके मैनपुरी जनपद पर आपकी ये अनुकंपा रही है कि आप जरूर इस जिले को चयन करते हैं और उससे निश्चित रूप से न सिर्फ हम लोग आपके विचारों को सुन पाएंगे बल्कि इस चुनाव के मौके पर ये बहुत ही प्रासंगिक कार्यक्रम आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में आज हम लोग जो यहाँ पर आयोजित किए हैं, इसमें निश्चित रूप से इस बार वोटर टर्नआउट बढ़ाने में हम लोगों को आशातीत सफलता मिलेगी, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। एक तो सबसे पहले मैं ये जो थोड़ा हम लोग सोचते हैं राजनीति विज्ञान का मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ जब पढ़ा हूँ तो, और जब कभी इसमें देखता हूँ तो हम लोग की जो कम परसेंटेज होता है खास करके डेमोक्रेसी में, ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का कारण होता है। और ये तब जबकि हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके और कई बार लोकसभा चुनाव से और विधानसभा के चुनाव से होकर के हम लोग गुजरे, और इसके बाद भी आज 75 वर्षों के बाद हम लोग केवल 60% वोटिंग कर पा रहे हैं। तो ये वास्तविक रूप से चिंता का कारण है कि 75 वर्ष पहले जो हम लोगों ने गवर्नेंस का तरीका चुना लोकतंत्र का, क्या वो प्रश्न खड़ा करता है कि क्या वो सही मायने में, जबकि 75 वर्ष बाद भी हम आबादी के 100% लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं और उसको निवारण करने के क्या उपाय हो सकते हैं, लो परसेंटेज होने का क्या खामियाजा लोकतांत्रिक सरकार चुनने में भुगतना पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही प्रासंगिक रूप से समझने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा मानना है, एक विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के आधार पर अगर मैं सोचता हूँ तो पाता हूँ कि अगर कम परसेंटेज जो वोटिंग का होता है, अगर हम 60% को, जैसे कि इकाई मैनपुरी जनपद का यही पोल परसेंटेज रहा है लास्ट का, अगर इसको हम अगर गौर करके चलें तो 60% का मतलब ये हो गया कि 40% लोगों ने सरकार बनाने में अपना कोई विचार व्यक्त नहीं किया। केवल 60% के लोगों के विचार के आधार पर हमने सरकार का चयन किया। अब उसमें से अगर हम गौर करें तो उन 60% में से करीब 20 से 22% का आंकड़ा ऐसा आता है जो फॉलोइंग वोटर्स का होता है। मतलब ये कि अगर परिवार का मुखिया ने वोट दे दिया तो उस परिवार में जो पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो मान के चलते हैं कि हमको तो उसी को वोट देना है जिसको कि हमारे परिवार का मुखिया वोट करने जा रहा है। तो ये 20 से 22% के लोगों का कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ। बीइंग ए फैमिली मेंबर उन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया। तो अगर इस 20 से 22% को इन लैक ऑफ इंडिपेंडेंस यूज ऑफ अगर माइंड एप्लीकेशन को हम कर दें तो ये करीब 40% पर आंकड़ा आता है। अब उस 40% में करीब 8 से 10% ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने, जो कि किसी न किसी प्रलोभन, किसी न किसी इन्फ्लुएंस, किसी न किसी आगे आने वाले लाभ
इसके आधार पर वो किसी का समर्थन करते हैं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट माइंड। तो अगर इसको भी हम अगर माइनस करते हैं तो 40% से निकल करके 30% पर आंकड़ा आता है। और कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको कि जो किसी धर्म, जाति, मजहब के लाख प्रयासों के बावजूद भी कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो इसके आधार पर आज भी वोट कर रहा है। इस सच्चाई से ठुकराया नहीं जा सकता है, तभी इस दिशा में हम लोगों को काम करने की जरूरत भी पड़ रही है। अगर इस वोटर परसेंटेज को भी निकालें तो सिग्निफिकेंट है। तो अगले 30% में से अगर इनको भी हम माइनस करें तो केवल 10 से 15% वो वोटर्स नजर आते हैं जिन्होंने कि इंडिपेंडेंट यूज ऑफ माइंड, अपना माइंड अप्लाई करके के वोट किया हुआ है। और उसके आधार पर अब हम समझ सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट यूज ऑफ माइंड एप्लीकेशन पर गौर करें तो कितने % लोगों के माइंड एप्लीकेशन के आधार पर सरकार का गठन होता है। यह एक राजनीतिक रूप से विश्लेषण करने के वाले या राजनीतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक शोध का विषय, उनके लिए विचार करने का विषय हो सकता है। परंतु दूसरी तरफ अगर देखें तो वास्तविक रूप से क्या ये हमारे लोकतंत्र का जो उद्देश्य था उसको पूरा कर पाता है? क्या सरकार के चयन में केवल स्वतंत्र मस्तिष्क का उपयोग करके जो हम वोट कास्ट करते हैं तो क्या यह उसका साइन है? निश्चित रूप से हम पाएंगे कि नहीं। इथिकल वोटिंग की आवश्यकता यहीं पर होती है, जबकि हम अपील करते हैं लोगों से कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अपने स्वतंत्र मन स्थिति का प्रयोग करते हुए जो उम्मीदवार है उसकी योग्यता के आधार पर हम वोट कास्ट करें। ये हम करते हैं इथिकल वोटिंग में। तो इस दिशा में हम लोगों को निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है। आप सोचिए, आबादी के अगर बहुत बड़े सेक्शन में केवल अगर हम राजनीतिक विश्लेषणों पर गौर करें और केवल 15 से 20% अगर मैक्सिमम लिमिट मानते हैं, इतने अगर स्वतंत्र वोटों के आधार पर अगर सरकार का गठन होता है तो कितना बड़ा माने लोगों का वास्तविक जनमत का जो मैंडेट है उसका मूल्यांकन या उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पाते हैं। ये भी कुछ एक मुख्य कारण है कि जितनी हमने प्रगति की, जितनी हमने उन्नति की, जितनी हमने विकास की और जितना हम लोग अक्सर करके अपने व्याख्यानों में सुनते हैं विद्वानों के कि नहीं उतनी यात्रा तय कर पाए। कई लोगों का कहना है कि अगर उस प्रकार की सशक्त और मजबूत सरकारें रही होती तो केवल 75 वर्ष में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होता। हम आज भी कहीं पीछे उसमें छूट रहे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि चुनाव में जो सही रूप से जो हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होता है जनमत का, वो भी एक मुख्य कारण के रूप में हम लोग गिन सकते हैं। तो आज के जो चर्चा हुई, मैंने भी बहुत सारे अपने साथियों के, वक्ताओं के, कुछ छात्राओं के भी, बच्चों के हम लोगों ने विचार को सुना और वोटिंग नहीं हो पाने के कुल कई प्रकार के कारण बताए गए, जिनमें कि प्रशासनिक सहयोग का नहीं मिलना, कुछ राजनीतिक लोग रोकते हैं एक सेक्शन को वोट ना करें, कुछ बाहर लोग रहते हैं इसके कारण वोट नहीं हो पाता है, कई लोग सोचते हैं कि वोट देने से क्या फायदा, सब तो ऐसे ही चलता है, उदासीन बने रहते हैं। कुछ एक छात्रा ने बात उठाया था कि वो कैसे वोट देने जाएं, घर में तो पुरुष वर्ग तो चला जाता है, महिलाएं बच्चों को गाड़ियां नहीं रहती हैं, थोड़ी दूर भी जाना हो तो उनको लेके कौन जाए साथ में, ये एक प्रॉब्लम आता है। कुछ वृद्ध शक्त होते हैं, उनके भी वोट पोलिंग स्टेशन तक जाने की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक विषय उठाया किसी ने कि अगर मतदान नहीं किया है पिछले इलेक्शन में, अगर उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनसे बात किया जाए तो फायदा होगा। कुछ पुलिस फोर्स या कुछ सरकारी मशीनरी जो ड्यूटी पर होते हैं उनके वोट नहीं देने के कारण लो परसेंटेज की बात भी आई। कुछ लोगों का सुझाव था कि वोटिंग को कंपलसरी बनाया जाए तो इससे फायदा होगा। फैक्ट्री में काम करने वालों को वोट देने की बात कही गई। मतदान को राष्ट्रीय कर्तव्य बनाने की बात सुनने में आई। फिर ये भी आया कि ईपी कार्ड जिनके पास नहीं है उनके बीच में भ्रांतियां हैं कि कार्ड नहीं है तो वोट नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद कुछ बातें इसमें जरूर महत्वपूर्ण हैं। उस दिशा में हम लोग काम कर भी रहे हैं, आगे और भी हम लोग काम करेंगे।
इसमें कुछ बात जो हम लोगों ने भी और भी स्रोतों से वेरीफाई किया है, उसमें है कि एक तो ये अभी भी कुछ लोगों में है कि अगर ईपी कार्ड नहीं है तो वोट नहीं देने जाएंगे। बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां हैं। इसके विषय में दो बातें हैं कि अभी सीडीओ बता भी रहे थे हमारे कि 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं जिनके आधार पर भी हम लोग वोट और कर सकते हैं। ये बात सही है कि जिस प्रकार से ईपी कार्ड का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ और केवल ईपी पर हम लोग फोकस करते हैं, तो गाँव में या अन्य जगहों पर ये एक भ्रम सा हो सकता है कि लगता है कि केवल ईपी से ही वोट देना है, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर ईपी नहीं भी है तो वो वोट दे सकता है। इतने प्रकार के विकल्प दिए हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। तो मैं आपके माध्यम से, ये हमारे मीडिया के साथी, इनके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी जो अगर मतदाता है, अगर ईपी कार्ड नहीं है तो उसके लिए कोई चिंता कारण नहीं है। वो ईपी कार्ड नहीं होते हुए भी मतदान अवश्य करेगा, क्योंकि इतने सारे विकल्प हैं कि कोई ना कोई विकल्प तो जरूर ही होगा, निश्चित ही रूप से होगा। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा हम लोग जो है वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर जो है एक बना रहे हैं, उस पे इस बात को डाल रहे हैं, हर बूथ पर हम लोग देंगे। इसके अलावा जो एक हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं एक पंपलेट बना करके, उसमें भी इस बात को डाल रहे हैं। और कौन कौन से 12 दस्तावेज है उसको बकायदे लिख के दे रहे हैं, वो हर परिवार में हम लोग भेज रहे हैं। तो जैसे मतदाता पर्ची भेज रहे हैं, वैसे वो पेपर भी, एक पंपलेट हम लोग हर फैमिली में भेज रहे हैं। और कंपल्सरली 5 दिन पहले, यानी 20 को यहाँ मतदान है तो 15 तक हम लोग हर फैमिली में पहुंचा देंगे कि कौन से वो 12 कागज पेपर हैं जिसके आधार पर वो और वोट दे सकता है। तो ये एक विषय है जिसका कि निवारण हम लोग कर रहे हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है कि कई लोग जिनके घरों में पुरुष तो सक्रिय होता है, पोलिंग स्टेशन चला गया, या गाड़ी है तो वो चले गए वोट डालने, और बच्चे या महिलाओं के लिए कोई ले जाने वाला नहीं है, गाड़ियां नहीं है, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं बूथ एम्बेसडर बना करके, कि कोई ना कोई उनको कैरी करे। परिवार में भी हम लोग अपील करेंगे कि उनको जरूर ले जाएं, कोई उनको साथ। और किसी को अगर परमिशन देनी होगी तो हम लोग देंगे, लिबरली देंगे, कि अगर किसी के पास गाड़ी से अगर ले जाना हो तो बिल्कुल देंगे कि वो लेकर के जाए और उनको वोट दिला करके ले आए। किसी की भी गाड़ी या किसी मतदाता को वोट कास्ट करने के लिए आपके माध्यम से अगेन मैं अपील करना चाहूंगा कि मैनपुरी जनपद में किसी भी मतदाता को वोट कास्ट करने के लिए अगर अपनी गाड़ी का प्रयोग करना चाहता है तो हम बिल्कुल अलाउ करेंगे, बिल्कुल ही अलाउ करेंगे। वो वोट कास्ट करने के लिए जाएगा, वोट कास्ट करके उस गाड़ी से वापस आएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। इसको हम लोग